हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त। उम्मीद करते हैं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। और चूँकि बच्चों हम लोग आज बैच प्रारंभ कर चुके हैं जिसमें फिजिक्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निरक्षीय बिंदु पर कैसे निकाली जाती है, बिल्कुल इजी वे में समझा जाएगा। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग अच्छे बिंदु पर देख चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं कि निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। हाँ, टॉपिक बच्चों हमारा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग देखें कि अच्छे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, वह बिल्कुल हम लोग बच्चों इजी वे में प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। और उसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल और क्या कहते हैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया गया है। आप वहाँ से उसके हैंड रिटेन नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि निरक्षीय बिंदु किसे कहेंगे। तो जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया जा चुका है कि जो निरक्षीय बिंदु हमारा होता है बच्चों, जैसे देखिए बोर्ड पे आप, मेरे पास यदि एक चार्ज बच्चों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे बच्चों मेरे पास एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए भी है। ठीक है, तो हमने बताया था कि इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली लाइन बच्चों होती है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय बिंदु, और इसके जो लंबवत बिंदु बच्चों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्षीय बिंदु। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे यहाँ पे और चाहे इसके नीचे किसी पॉइंट पर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, वह तरीका बच्चों हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक बढ़िया सा फिगर हम लोग बनाते हैं और फिगर आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जिसको फिगर समझ में आ गया उसको पूरी कहानी इस निरक्षीय बिंदु की समझ में आ जाएगी। और मैं बिल्कुल इजी वे में यहाँ पे आपको एक एक टर्म को बिल्कुल ओपन करके बताऊंगा कि हर एक पॉइंट यहाँ पर क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। आप बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर अपने माइंड को यहाँ पे फोकस करिए और चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। यह बच्चों मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, जिस वैद्युत द्विध्रुव को हमने निर्वात अथवा वायु में रखा हुआ है। कहाँ पे रखे हैं, क्योंकि ये बात स्पष्ट कर देना जरूरी है, निर्वात अथवा वायु, जिसके लिए आप जानते हैं के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और चूंकि वैद्युत द्विध्रुव है तो आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो बनता है बच्चों वह समान परिमाण के विजातीय आवेशों से बनता है। तो एक निगेटिव चार्ज को हमने यहाँ फैला दिया है, मतलब रख दिया है, और बी पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज को बच्चों रखा हुआ है। दोनों आवेश के परिमाण क्या है, समान है। तो हमने आपको दिखा दिया फिगर में कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, दोनों के परिमाण क्या है, समान है, और एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, निरक्षीय बिंदु भी बताना है तो इसके मध्य बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर है, और मध्य बिंदु ओ से मध्य बिंदु थोड़ा क्लियर कर दिया जाए। हाँ, अब फिगर क्लियर है। ठीक है, हाँ देखिए, मध्य बिंदु हमारा ये है। मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, पी है, और इसी पॉइंट पी पे बच्चों हमको बताना है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव का बच्चों निर्माण हो रहा है इसमें दो आवेश हैं जिनके परिमाण समान हैं और नेचर कैसे हैं, अपोजिट है। ठीक है, और यह एक बहुल आवेश का केस बन जा रहा है। सिंपल आप जानते हैं कि यदि मेरे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है
इससे स्मॉल r दूरी पे किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी हो तो उसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होती है। ये सिंगल आवेश के लिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरे पास दो आवेश हैं, तो यह एक बहुल आवेश का केस बन जा रहा है। और बहुल आवेश के केस में बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से। और बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत ये बताता है आपको जिस पॉइंट पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, आप अलग अलग चार्जों की वजह से उस पॉइंट पे पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए और परिणामी के लिए दोनों का सदिश योग कर ले, तो आपका काम पता चल गया। काम हमारा क्या है भाई? हम दोनों चार्जों के बेस से पहले अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। जब वह पता चल जाएगा परिणामी के लिए दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए तो काम हम लोग करते हैं। तो इस चार्ज की वजह से बच्चों यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा हमको, अच्छा पहले दूरी डिफाइन कर दे। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई आप जानते हैं 2l होता है, तो मैं ये आधी दूरी l दिखा देता हूँ और ये दूरी आधी क्या हो जाएगी? EL हो जाएगी। ठीक है, हाँ अब ये दूरी डिफाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, फिगर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। चलिए आप समझ रहे हैं। ठीक है, हमको इसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो अब बताइए कि इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो पॉइंट A पे चार्ज मौजूद है बच्चों, इस निगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर बनेगी? अभी हमने आपको बताया कि यदि भाई हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर होता है, और यदि चार्ज हमारा नेगेटिव है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन अंदर की साइड होता है। ठीक है, तो देखिए इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको अंदर के साइड मिलेगी। ठीक है, यानी अंदर के साइड। और चूंकि ए पे चार्ज मौजूद है तो मैं इसका बच्चों नाम दे देता हूँ EA नाम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छे भाई इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र हमको कहाँ मिलेगा? आउटवर्ड बाहर, क्योंकि प्लस है तो आउटवर्ड बाहर की तरफ है, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों आपको जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वह आउटवर्ड बाहर की तरफ मिलेगा। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ EB। फिगर समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिगर समझ में आ गए तो आपको इसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और यह वैद्युत द्विध्रुव जो है थीटा एंगल पर है, पॉइंट P के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए हमने वेक्टर EA और EB को डिफाइन कर दिया। अब बच्चों हमारा काम है EA और EB का मान निकालना और निकाल कर दोनों को जोड़ना है। ठीक है भाई, जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, यह दूरी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए दूरी L है, ये दूरी R है, और ध्यान से देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है। देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज है ना, और समकोण त्रिभुज है तो ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब और ये कर्ण है, तो आप जानते हैं पाइथागोरस से ये दूरी निकाल सकते हैं जो होगा r² प्लस L²। और सेम उतना है, देखो ये भी हमारा आधार है, ये लंब हो गया, ये कर्ण है, तो ये दूरी भी बच्चों कितनी हो जाएगी? r² प्लस L²। दूरी हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब हमारा काम है EB और EA की वैल्यू को कैलकुलेट करना। जब बच्चों वह हमको पता चल जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर देंगे? दोनों का सदिश योग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़, ये बच्चों जो हमने लिखा निर्वात अथवा वायु, मतलब इसके बीच जो मौजूद है हम उसकी बात करें। दोनों आवेश कहाँ रखे हैं? निर्वात अथवा वायु में रखे हैं, जिसके लिए आप जानते हैं K की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, वही हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, अब दोनों वेक्टर को हमको जोड़ना है, तो भाई दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे? आपके दोनों वेक्टर के बीच एंगल तो पता होना चाहिए ना। और अब ध्यान से देखिए तो यह जो हमने त्रिभुज बनाया है यह समबाहु त्रिभुज है नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज होता तो इसको निकालना बड़ा आसान था, क्योंकि यह भुजा तो बराबर है, लेकिन यह भुजा क्या है? उन दोनों के बराबर है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और चीज आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सदिशों का वियोजन।
सदिशों के वियोजन का बच्चों यहाँ पे यूज किया जाएगा, क्योंकि ये तो बात स्पष्ट हो गया है कि पॉइंट P पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो हमें मिलेगा वह इन दोनों के बीच में बच्चों मिलेगा, यानी इस डायरेक्शन में मिलेगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमको कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा। लेकिन इन दोनों के बीच कितना एंगल बनना, वह एंगल हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यह एंगल हमको पता नहीं। क्योंकि यदि ये दोनों एंगल पता होता, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल के जोड़ लेते, लेकिन यह एंगल डिफाइन है नहीं, तो जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, सदिशों के योग का हम लोग यूज करते हैं, सदिशों के वियोजन का यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि यदि मेरे पास कोई सदिश A है तो इस सदिश का वियोजन करूँ x और y में, तो इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में तोड़ा जाए बच्चों, तो आप जानते हैं कि यदि ये से थीटा एंगल बना रहा हो x के साथ, तो क्षैतिज घटक बच्चों जो होता है a cos थीटा होता है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वह ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा होता है। यही होता है ना। इसको याद करने का तरीका हमने बताया था कि जिससे थीटा लगा होता है उसमें हमारा कॉस थीटा का टर्म आता है, और जिसमें थीटा नहीं लगा, ऊपर वाले में थीटा लगा है नहीं लगा है ना, उसमें साइन थीटा का टर्म आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर हैं, देखिए ध्यान से, दो वेक्टर हैं EB और EA, और इन्हीं दोनों को जोड़ना है। हम थीटा डिफाइन कर रहे हैं। देखो यह लाइन जो है इस लाइन के समांतर दिखाई दे रही है, तो जितना एंगल बच्चों ये बन रहा है, क्या उतना एंगल ये भी नहीं बनेगा? बताइए तो। बिल्कुल बनेगा। और यह लाइन बच्चों बिल्कुल सीध में है, और ये दोनों लाइन समांतर, तो ये भी थीटा और हमारा ये भी थीटा, दोनों इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सदिशों के वियोजन का बच्चों यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल पता नहीं, एंगल पता होता तो डायरेक्ट उसको जोड़ लिया जाता, तो हम यहाँ पे बच्चों यूज करेंगे सदिशों के वियोजन का फार्मूला। तो पहले हम क्या करते हैं, सदिश इसको तोड़ते हैं, EA को तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो ये भी दो घटक पे टूटेगा। थीटा बच्चों देखिए ऊपर वाले से लाइन से लगा है, जब थीटा इससे लगा है तो इसमें हमारा जो घटक होगा बच्चों क्या हो जाएगा, EA कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा ऊपर वाले से लगा था, तो इसमें जो हमारा कंपोनेंट हुआ वह EA कॉस थीटा हो गया। और बच्चों नीचे जो हमारा घटक आएगा वह घटक क्या हो जाएगा, फिगर समझना बहुत जरूरी, EA साइन थीटा। इसी के लंबवत, जैसे वहाँ फिगर हमने दिखाया, देखो लंबवत घटक साइन थीटा, और जो हमारा क्षैतिज घटक है कॉस थीटा है। थीटा जिसमें लगा है, देखो थीटा ऊपर वाले से लगा था, इसलिए उसमें कॉस थीटा का टर्म चला गया, नीचे वाले में साइन थीटा चला गया। ठीक है, अच्छा। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो EB है अब उसकी वैल्यू बच्चों हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यह बताइए, जब हम EB निकालेंगे तो इसके भी दो कंपोनेंट, और थीटा नीचे वाले लाइन से लगा है, तो बच्चों इसमें जो घटक होगा नीचे के साइड में दिखा देता हूँ, क्या हो जाएगा, EB कॉस थीटा हो जाएगा। और ऊपर वाला जो कंपोनेंट हमको मिलेगा ऊपर के साइड, उसको मैं दिखा देता हूँ EB साइन थीटा, दोनों घटक दिखा दिए गए। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों वेक्टर को उसके घटकों में तोड़ दिया। अब हमारा काम है बच्चों अलग अलग पहले पॉइंट, मतलब अलग अलग वैद्युत क्षेत्र जो बनना है उसको निकालना। अब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस निगेटिव चार्ज की वजह से निकालते हैं EA की वैल्यू। तो निगेटिव आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र, पहले हम निगेटिव चार्ज की वजह से बच्चों निकाल रहे हैं, और निगेटिव चार्ज की वजह से आप देख रहे हैं फिगर में क्या है, EA है, तो हम EA की वैल्यू लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, EA इक्वल टू परिमाण लिखा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश का परिमाण बीच की दूरी का वर्ग,
देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने डिफाइन कर दी है, दूरी ये है, देख रहे हैं ना। तो दूरी का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। ए की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली, यानी ई ए हमने निकाल दिया। अब बच्चों ये जो बी पे चार्ज पॉजिटिव वाला मौजूद है ई बी, इसको निकालते हैं। दूरी देखिए सेम उतना ही है, तो अब इसको हम ये डिफाइन करते हैं। क्या हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कैपिटल पी पर वैद्युत क्षेत्र। और बच्चों इसके लिए हमने बोला है, इसको क्या ई बी बोला हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और आवेश का परिमाण आप पुनः इस दूरी का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा फिगर्स के माध्यम से, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हमको मिलेगा। यह इक्वेशन नंबर 2। अब भाई इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। ई ए की वैल्यू ए है और ई बी की वैल्यू, क्या दोनों रिजल्ट सेम दिखाई दे रहे हैं? देखिए ध्यान से, सेम रिजल्ट। तो बच्चों में ये बात लिख सकता हूं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि जो ई ए है वह ई बी के क्या है, इक्वल है। सबको समझ में आ रहा है? मतलब जो पॉइंट पी पे बच्चों वैद्युत क्षेत्र हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ई ए और ई बी की वैल्यू वह क्या है, सेम है, ठीक है। अब हमने जो सदिशों का वियोजन यहाँ पे यूज किया हुआ है, अब थोड़ा इसमें हम समझते हैं कौन से टर्म खत्म होंगे, कौन से टर्म बचेंगे, ठीक है। हालांकि हमने ई ए और ई बी का मान निकाल लिया है, दोनों का हमको क्या करना है, सदिश योग करना है। और सदिश योग कैसे करेंगे देखिए, चलिए हम फाइनल रिजल्ट लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको निकालना क्या है बच्चों, बिंदु कैपिटल पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वेक्टर E इक्वल टू ई ए प्लस ई बी होगा, दोनों का सदिश योग होगा। और भाई दोनों का सदिश योग तभी कर पाएंगे जब दोनों के बीच का एंगल आपको पता होगा, यानी ई बी और ई ए के बीच का एंगल पता होगा तभी जोड़ पाएंगे। क्योंकि फार्मूला आपको पता है कि यदि दो सदिश ए और बी हो तो जो परिणामी होता है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा दोनों सदिश के बीच का एंगल होता है, और हमको थीटा यहाँ पे पता है नहीं। इसी वजह से बच्चों हमने क्या किया, सदिशों के वियोजन नियम का यूज किया और हमने दोनों सदिशों का वियोजन कर दिया उसके x घटक में और y घटक में। और घटक को तोड़ते समय हमने बताया कि जिससे थीटा लगा रहेगा उसमें कॉस थीटा का टर्म जाएगा, और जिसमें थीटा नहीं लगा होगा उसमें हमारा साइन थीटा वाला टर्म जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इस पॉइंट P पर बच्चों आप ध्यान से देखिए, एक घटक हमारा नीचे जा रहा है, क्या है वह ई ए साइन थीटा, और एक घटक बच्चों हमारा ऊपर जा रहा है वो क्या है ई बी साइन थीटा। और हम देख रहे हैं कि ई बी और ई ए की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के वजह से इस पॉइंट पी पे जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी, इन दोनों का जो योग होगा वह 0 होगा। अरे भाई दोनों ई बी ई ए का मान तो क्या है, समान। तो जितना फील्ड इस पॉइंट पी पे ऊपर होगा उतना ही फील्ड नीचे, और दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अरे जैसे आप समझिए, कल्पना करिए कि 10 न्यूटन का वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या, फोर्स। यदि 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा हो, 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा हो, तो क्या ये पॉइंट ऊपर नीचे जाने का प्रयास करेगा, नहीं। वह पॉइंट P बच्चों अपने ही पोजीशन पे रुका रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट P के ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है
इन दोनों के वजह से शून्य है, इस है ना, शून्य होने की वजह से यह पॉइंट बच्चों ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। यानी बच्चों यह दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और मैं इन दोनों कंपोनेंट को क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। तो देखो मैं इस बात को यहीं लिख भी देता हूँ, यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि परिमाण क्या है, समान है, और डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यह दोनों टर्म कैंसल। अब बचा क्या है, मेरे पास केवल 2 टर्म बचा है, और बच्चों आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। देखो ई ए कॉस थीटा भी इधर है और ई बी कॉस थीटा भी इधर है। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है। अब जोड़ना आसान है, क्योंकि 2 वेक्टर बच्चों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एंगल हमको पता है। हालांकि इन दोनों को हमने जोड़ा तो जो दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट थे, एंगल हमको पता था। एंगल दोनों के बीच कितना बन रहा है, 180 बन रहा है, और 180 बन रहा है तो आप जानते हैं रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा, भाई 2 सदिश है मेरे जोड़ेंगे तो परिणामी क्या मिलेगा, ई ए माइनस ई बी मिलेगा, यही ना मिलेगा। चलो भाई यहाँ पे हम आपको पूरा रिजल्ट के माध्यम से ही दिखा देते हैं। यानी देखिए इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट की वजह से इस पॉइंट P पे आप जोड़ें दोनों कंपोनेंट को, तो जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा वह क्या मिलेगा, वह मिलेगा ई ए माइनस ई बी। दोनों रिजल्ट क्या है, इक्वल है, तो रिजल्ट तो 0 ही तो बनाएगा, यही आने वाला था, इसलिए बहुत काम उसको किया नहीं किया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे यह दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल 0 हो जाएगा। अब 2 सदिश मान लीजिए कि मेरे पास ए और बी हो और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जोड़ना आपको आना चाहिए। अब जानते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा, चलिए हमने परिणामी ई माना है ना, तो ई मानिए ठीक रहेगा। यानी कैपिटल ई बराबर स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और ई बी क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा 0, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और फार्मूला आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बच्चों बाहर निकल के स्क्वायर से आएगा क्या आएगा, ई ए प्लस ई बी आ जाएगा, तो परिणामी हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जोड़ना बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो इसका लंबवत घटक था बच्चों, ये वाला लंबवत वाला कंपोनेंट, ये तो खत्म हो गया। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है, ई ए कॉस थीटा को और ई बी कॉस थीटा को। ठीक है, और जो कितना रिजल्ट आएगा, ई ए प्लस ई बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी जब भाई हम दोनों को जोड़ेंगे तो जो परिणामी हमको वैद्युत क्षेत्र मिलेगा कैपिटल ई इक्वल टू लंबवत तो घटक खत्म हो गया, आइए हमको मिलेगा केवल ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। और हम देख रहे हैं अभी पीछे हम इक्वेशन 1 और 2 से बताए हैं कि जो ई ए है बच्चों वह ई बी के बराबर है। दोनों को बराबर करेंगे तो दोनों ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, आज जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम मान लो ई ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब हमको कुछ करना नहीं, ई ए का मान भरना है और कॉस थीटा का मान फिगर से निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कॉस थीटा का मान निकालते हैं फिगर से। ये थीटा चाहे इसको लो चाहे इसको कोई भी ले लीजिए थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कण होता है, और थीटा के सामने गुजर लंब आधार हमारा ये हो गया, यानी अरे भाई उल्टा बोल दे क्या, हाँ आधार बटे कण, कण हमारा ये लंब हो गया ना, ये हमारा आधार हो गया, ये कण हो गया। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कण मतलब आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी यल अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कॉस थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मान भरिए, तो कैपिटल ई इक्वल टू भाई हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम ई ए का मान अभी निकाला गया है, ई ए देखिए निकाले ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों वैल्यू सेम में है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो गया। अब कॉस थीटा का मान अभी ऊपर निकाला गया, यल अपान क्या था आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर था। इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। करिए तो करेंगे तो कैपिटल E इक्वल टू ऊपर देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू और Q इंटू 2L लिख सकते हैं, Q एक जगह 2L को एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है और इसका पावर 1/2, तो आप 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो भाई हम यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं Q इंटू 2L को क्या बोला जाता है। अरे भाई वैद्युत क्षेत्र किस वजह से आप बता रहे हैं, P की वजह से ना। Q इंटू 2L को हम बोलते हैं P, वैद्युत द्विध्रुव के वजह से बताया जा रहा है तो इसमें P इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हम Q इंटू 2L की जगह P लिख सकते हैं। तो देखिए फाइनल फार्मूला जो हमको मिलेगा यानी कैपिटल E इक्वल टू बच्चों जो हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3/2। और यह बच्चों एक जनरल फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर निकालने का। अब यहाँ भी एक कंडीशन अप्लाई की जाएगी जैसे हमने अक्षीय बिंदु में अप्लाई किया था कि भाई हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है यानी यदि R इज ग्रेटर देन यल हो तो जब बच्चों ऐसा होगा तो आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है। हमने बताया कि जब जो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों इसकी जो लंबाई है इस पॉइंट R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा तो उस केस में हम यल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वह नंबर और छोटा हो जाता है। और देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है, वो नंबर छोटा हो जाएगा जिस वजह से उसको छोड़ा जा सकता है। तो फाइनल रिजल्ट जो हमको बच्चों मिलेगा इसको तो हमने 0 कर दिया, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर और इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। और फाइनल रिजल्ट हमको जो बच्चों मिलेगा वह मिलेगा कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। और बच्चों यह फार्मूला तब यूज किया जाता है जब वैद्युत द्विध्रुव अल्प लंबाई का, चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र कैसी क्वांटिटी है सदिश है, तो मैं अब इसका सदिश रूप की बात करता हूँ। तो देखिए सदिश रूप यहाँ फिगर से समझ लेते हैं। आप बताइए कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर है। हम देख रहे हैं दोनों तो भाई कैंसिल हो चुके हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो परिणामी का डायरेक्शन ये हो गया। और P का डायरेक्शन आपको पता है कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है। तो देखिए निगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो P का जो बच्चों डायरेक्शन होगा वह यह होगा ऋण से धन की तरफ, यानी वैद्युत क्षेत्र का परिणामी डायरेक्शन यह है, P का डायरेक्शन यह है। दोनों वेक्टर बच्चों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मैं इसका सदिश रूप की बात करूं तो यहाँ पे सदिश रूप क्या हो जाएगा, सदिश रूप बच्चों जो होगा इसका वेक्टर E इक्वल टू -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ हो जाएगा। और ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि यह दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, जो है माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बेहतर समझ में आया होगा।
चूँकि इससे पहले आप अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली गई है उसको आप समझ के इसको समझेंगे तो यह बिल्कुल बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल और क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, इससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सो धन्यवाद बच्चों।